हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। ईवीएस के सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के ईवीएस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी पॉलिटी को भी सेशन सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आज लास्ट सेशन है। तो आप लोग अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी को पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री को तैयार कर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हाशियाकरण। तो हाशियाकरण क्या होता है, इसको मतलब समझना जरूरी है। और आपके माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा कि हाशियाकरण क्या होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति या समूह को बेदखली का एहसास होने लगे, एहसास कराना, या उनको एहसास होने लगे कि वो कोई समाज से कट गए हैं, उनको वो अलग थलग पड़ गए हैं, तो ये जो होता है उसको हास्यकरण बोलते हैं। इसके देखिए वजह बहुत सारे हो सकते हैं। भाषा भी हो सकती है रीजन। देखिए, कई बार होता है कि कुछ हम लोग मान लीजिए साउथ इंडिया में चले जाएं। अगर हम लोग ईस्टर्न यूपी के हैं, तो फिर ऐसे में क्या, हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ भाषा भी अलग हो जाएगा, हमारा रहन सहन भी अलग हो गया, तो ऐसे में हो सकता है कि ये आदमी ये तो हमारे इंडिया की बात है, तो ऐसे में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि जो कई बार जो लोग अपने आप को बेदखली फील करते हैं, बेदखल या अलग थलग, उसके पीछे रीजन होता है भाषा, रीति रिवाज, धर्म, गरीबी, शिक्षा और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं इस तरह अलग थलग महसूस करने का। स्पेशली ये जो हाशियाकरण की हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो हम लोग आदिवासियों को लेकर करेंगे। जो आदिवासी होते हैं, हम लोग जानते हैं आदिवासी का मतलब क्या होता है, मूल निवासी। और मूल निवासी जंगल के जो लोग होते हैं उनको आदिवासी बोलते हैं। उनका रहन सहन, उनका बोली, उनका नॉलेज सब कुछ डिफरेंट होता है। एक्चुअली क्या है कि वो लोग जंगल में ही पैदा हुए हैं, जंगल के साथ ही वो बड़े होते हैं। वहीं से जो उनको नॉलेज मिलती है, वहीं से सब कुछ होता है वो। लेकिन तो वो कम्प्लीटली हमसे डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज किसी से कम होती है, क्योंकि वो नेचर के साथ बड़े होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका नेचर का और जंगलों के प्रति जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हाशियाकरण से क्या होता है कि मान लीजिए कई बार इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, राजनीतिक रीजन्स भी होते हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के आने की एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो जंगल होते हैं वो खनन के लिए, औद्योगों के पर्पज से काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हम जो खनन का मतलब समझ सकते हैं कि खनन में बहुत सारे अयस्कों की खनन की जा रही है। फिर उद्योगों के पर्पज से जंगलें काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। और फिर जो लोग मूल निवासी हैं, जो लोग वहीं पैदा हुए हैं, वो वहीं वही उनका घर है, तो फिर वो लोग तो बेदखल हो जाते हैं फिर वहाँ से। तो फिर ये उनकी लाइफ के लिए, उनके जीवन के लिए, आगे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी को हास्य कारण बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आदिवासी कौन लोग हैं। तो आदिवासी, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया, वो आदिवासी लोगों का रहन सहन, बोली, उनका सब चीज़ डिफरेंट होता है। आप उनको देख के पहचान जाएंगे, तो वो हमसे अलग होते हैं। ठीक है, तो आदिवासी का मतलब वही होता है, मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत का लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम तो हम लोगों ने सुना ही होगा। तो आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। इवन भारत में ही 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व का अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी
ज्यादा है। ठीक है, जिन जिन अभी इन राज्यों में हमने डिस्कशन किया उनमें काफी ज्यादा इनकी संख्या है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते। तो सोचिए कि हमारे देश में कितना डाइवर्सिटी, हमने डाइवर्सिटी बारे में डिस्कशन किया, तो आदिवासियों के ही समूह में इतनी डाइवर्सिटी कि एक उड़ीसा राज्य में ही चले जाएं तो हम लोग को इतनी डाइवर्सिटी दिख रही है। वो भी आदिवासी की अगर बात की जाए, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो होता है ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ग पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनके में ऊंच नीच की भावना भी बहुत कम होती है। उनका रहन सहन भी अलग होता है, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, जो कि देखने से समझ आ जाता है। अब आदिवासी और विकास, जैसा कि मैंने पीछे में ये डिस्कशन किया, तो विकास ने आदिवासियों को क्या है कि बेदखल कर दिया है उनके जो जंगलों से, उनके जो रोजगार से। तो ये चीजें, इन चीजों ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है चीजों को। तो देखिए इस पिक्चर में हमने देख रहे हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो काम करते नजर आ रहे हैं, मजदूरी करते हुए आ रहे हैं, जो कि इनका मतलब काम, जो इनके जो डेली मर्रा की जो लाइफ है उसमें ये लोग इस तरह का काम नहीं करते, मजदूरी का ये सब चीजें हैं होता है। वो जंगलों के साथ जीते आए रहे हैं, जंगलों में से उनको बहुत सारी नॉलेज होती है, वो खेती करना जानते हैं, लेकिन अलग अलग तरह की चीजों के बारे में उनकी जानकारी होती है। तो ये जो पिक्चर हमने दिखाया हुआ, वो जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनसे ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है? विकास। विकास ने औद्योगिक क्रांति तो आया, लेकिन साथ साथ जंगलों की कटाई होने से क्या है, वो अपने घर से विस्थापित हो गए हैं। और फिर क्या हुआ, फिर मजबूर हो जाते हैं वो लोग मजदूरी करने के लिए, दूसरे घरों में काम करने के लिए। और उनको क्या है कि ये विकास की वजह से ये लोग नौकरियों करने के लिए मजबूर मजबूर किया जा रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्या मतलब, obvious सी बात है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ये क्योंकि मानव भी, अगर हम भी मानव हैं वो भी मानव हैं, अलग बात है वो आदिवासी हैं। जो उनका मेन घर है, जो चीजें हैं उनका, जहाँ वो पले बड़े हैं, वही वही उनका रोजगार है। तो उससे वो कम्प्लीटली उनको अलग कर दिया जा रहा है, और जंगलों के काट काट के हम लोग विकास करते जा रहे हैं। तो ये चीजें मतलब विकास ने उनको पूरा बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया हुआ है, और इवन बेदखल कर दिया है समाज से उनको। ठीक है, तो आखिर तक अभी हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। हमारे देश में इतनी मतलब प्राकृतिक संसाधन थे कि जब हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो हमारी नेचुरल ब्यूटी को, संसाधनों को देख के वो मतलब अचंभित थे कि इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्सिटी है, और इतना इतना नेचुरल ब्यूटी है, इतना जंगल है। लेकिन देखिए कम से कम 19वीं शताब्दी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास बहुत ज्ञान था, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे और जंगल के साथ वो बड़े होते हैं। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, इन जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय, बड़े बड़े रियासत जो भी थे, रजवाड़े थे, कभी उनके अधीन नहीं रहे, बल्कि ये रजवाड़े और ये रियासतें भी ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। अब अब जो ये जंगल है, तो ये जंगल, और जंगल क्यों काटे जा रहे हैं उसके उसको भी हम लोग समझ चुके हैं कि जंगलों को जो काटे जा रहे हैं उनके पीछे रीजन तो है हमारा विकास। क्योंकि जो विकास आया, तो विकास ने जंगलों को पूरा क्या है कि जंगल काटे जा रहे हैं, फिर ऐसे में वहाँ पे बड़े बड़े टावर्स खड़े किए जा रहे हैं बिजनेस पर्पज से। जंगलों को जब ये कटाई होती है तो फिर वहाँ के आदिवासी भी हटाए जाते हैं। तो उसको आगे हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, यहाँ तक कि जंगल का हमारे जीवन से कितना गहरा असर होता है। वो काट विकास तो हो रहा है, बट साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी बहुत अफेक्ट हो रही हैं। तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में देखिए जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है।
जो ये जंगल होते हैं वहाँ पे लोहे तांबे सोने चांदी के अयस्क कोयले हीरे कीमती इमारती ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद मोम लाख शहद और स्वयं जानवर हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से क्या हमें मिलते हैं। इसके अलावा जीवन को आगे बढ़ते रहने में भी जंगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए हमारी जो नदियां हैं, पानी का जो स्रोत है, वो भी नदियों को भी पानी कहाँ से मिलता है, इन जंगलों से ही मिलता है। जंगल है तो पेड़ है, तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं और बारिश होती है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो फिर बारिश भी नहीं होगी, नदियां नहीं रहेंगी तो फिर पानी तो जीवन का सबसे बड़ा आधार है, तो वही खत्म हो जाएगा। अब अब हम लोग को भी देखिए आज के टाइम इतना पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, इतना सब कुछ हो रहा है। एयर पोल्यूशन तो हम लोग देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे शहरों में भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि सब जगह धुंध दिखने लगा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब हमें समझ भी आने लगा है कि जो जंगल है पेड़ पौधे हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी हवा को, हमारे पानी की गुणवत्ता बनाए रहने में। तो जंगलों का हमारे जीवन से बड़ा गहरा रिश्ता है। सब ये सोना चांदी अयस्क जो जड़ी बूटियां हैं पेड़ पौधे हैं पशु हैं, ये तो हमें मिलते ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये जंगल जो हमारे जीवन की भी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। हमें देखिए हवा चाहिए, सांसों को, जब तक हम जिंदा हैं तो हमारी सांसें बंद नहीं होंगी। तो सांस हम हमारी हवा की गुणवत्ता बनी रहेगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमें बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा होगी। तो ये गुणवत्ता भी बनी रहती है और शुद्ध पानी मिलेगा तो ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो क्या है कि देखिए हवा पानी तो सबसे बेसिक चीजें हैं, अगर वही डिस्टर्ब हो जा रहे हैं तो फिर मानव जीवन का पूरा हेल्थ पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। और फिर बाकी सारे विकास भी हैं तो वो किस काम के, फिर तो लोग इतने बीमार होंगे, इतनी सारी बीमारियां होंगी कि सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसलिए जंगलों का जीवन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन जंगल है, जंगल को हम ये जंगल है, ये तो मदर नेचर है। मदर नेचर है तो हम हैं, अदरवाइज तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं है मानव जीवन का। आदिवासी विस्थापन, आदिवासी व्यवस्थापन में है, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये सब जंगलों की कटाई हो चुकी है। आसपास पहाड़ हैं, पहाड़ों को काट काट के और बहुत सारे जंगलों को काट काट के यहाँ पे सब कुछ औद्योगिक क्रांति आई हुई है, तो उसके लिए कुछ बनाए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यही सब चीजें, जब जंगल की कटाई हुई तो वहां पे जितने रहने वाले लोग थे, मूल निवासी आदिवासी, सब हटा दिए गए। अब वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि फिर उन्हें क्या है, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, दूसरे घर में जाके काम करना पड़ेगा, नौकरी के लिए उनको मजबूर किया जाए, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग विस्थापन में देखेंगे। इमारती लकड़ी और खेती और उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। ठीक है, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों को हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा लोग आदिवासी रहे हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग जो लोग विस्थापित हुए हैं इन जंगलों से, वो आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वालों संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों में बिधी हुई है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, जो कि 40,564 वर्ग किलोमीटर में है, और 543 वन्य जीव अभयारण्य, जो कि एक
1,19,776 वर्ग किलोमीटर में है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से निवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से, देखिए, क्योंकि अब सब जंगलों की कटाई हो गई है तो उन्हें उजाड़ दिया गया है। और अगर वे जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उनको, अगर फिर रहने का भी प्रयास करते हैं तो फिर उनको घुसपैठिए कहा दिया जाता है। तो फिर क्या है कि आदिवासी तो विस्थापित हो गए हैं, उनको समाज से अलग थलग कर दिया गया है। फिर वो कहीं दूसरे एरिया में जाके अपना किसी तरह से गुजारा करेंगे, नौकरी करने को मजबूर होंगे, जो कि उनके मूल काम में ये सब चीजें नहीं आती हैं। लेकिन उन्हें वो सब चीजें करनी पड़ेगी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि उन्हें कभी नहीं किया है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरेबियन और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का जो हमारा चाय उद्योग है, स्पेशली असम में बात की जाए तो ये इन आदिवासियों के ही बल पे इतना आगे बढ़ पाया है। अकेले असम में ही 70 लाख आदिवासी रहते हैं, सोचिए तो हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग रहते हैं। और इन्हीं आदिवासियों, स्पेशली असम में अगर बात की जाए तो हमारे चाय जो है उद्योग कितना फला फूला है। हमारे देश से चाय विदेशों में जाते हैं। तो ये इन्हीं आदिवासियों का ही मेहनत का परिणाम है। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, वीरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं शताब्दी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। तो देखिए कितने लोग तो मौत के मुंह में चले गए, कितने लोग अपने घर को बहुत सारे लोग तो अपने घर छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। फिर वो जो उनका मूल काम नहीं है उसे करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह ये सब हास्यकरण के अंदर आता है ये सब चीजें। आदिवासी लगभग, देखिए आदिवासियों क्योंकि नेचर के साथ बड़े होते हैं तो उन्हें नेचर का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। और जब ये विस्थापित होते हैं तो जंगलों से जब हटाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, तो उनके साथ ही ये सारा नॉलेज भी खत्म हो जाता है। देखिए क्या है कि आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पे वो यूज करते हैं, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पे, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और ड्राई के तौर पे, 550 प्रजाति रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आदिवासी समुदाय जब वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारे जो ज्ञान संपदा वो भी खत्म हो जाती है। ये जो ज्ञान संपदा होती है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है। तो फिर क्या होता है कि ये नॉलेज भी, जनरेशन भी आगे बढ़ता है, नॉलेज भी आगे बढ़ता है। और नॉलेज अगर नेचर से जुड़ी हुई चीजों का है, देखिए तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। तो सिर्फ जंगल काटे जाते हैं वो तो पहला नुकसान, फिर ये विस्थापित होते हैं ये दूसरा नुकसान। तीसरा जो क्या है कि वो विस्थापन के साथ साथ ये सारा नॉलेज जो नेचर के साथ है वो भी खत्म हो जा रहा है। जो कि अगले जनरेशन तक पहुंचना चाहिए था वो चीजें भी खत्म हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस है। अल्पसंख्यक एवं हास्यकरण। तो वयस्क वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध जब तनावपूर्ण होते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो आदिवासी भी, हाँ, हमारे हिसाब जैसे हमारी जनसंख्या है वो हम लोग बहुसंख्यक हो गए, वो क्या है अल्पसंख्यक है। तो इनके बीच जो तनाव होते हैं हमारे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है। संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत ये प्रावधान रखे गए हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी सुरक्षा की जाए, उन्हें कभी अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें।
ठीक है। तो हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। तो ऐसे अल्पसंख्यकों को भी प्रावधान दिए गए हैं उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये था टॉपिक हास्यकरण। हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट पॉलिटी कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और आप लोग सीटेड पेपर के लिए शुभकामनाएं। और अब हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।